ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। हम MA2 को जरा देखेंगे और इसका जो सेक्शन हमारा रह गया है इसको कवर अप करेंगे। तो एज यू कैन सी, पार्ट ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन हो चुका है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो चुका है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट बिहेवियर, इंफॉर्मेशन फॉर कंपैरिजन, रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ये पूरा सेक्शन ए हम कंप्लीट कर चुके हैं व्हाइल वी वर स्टडीइंग F2। कॉस्ट रिकॉर्डिंग, मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस, ये वही अकाउंटिंग फॉर लेबर एक्सपेंस, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस वाला चैप्टर है जो F2 का है। कॉस्टिंग टेक्निक्स में ओवरहेड्स एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम कर चुके हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कॉस्ट बुक कीपिंग, जॉब बैच, सर्विस कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सब कुछ हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पार्ट डी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, शॉर्ट टर्म डिसीजंस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब इसमें ये मुझे वेरीफाई करके बताएं कि क्या ये पार्ट डी हो चुका है। और पार्ट ई इज द ओनली सेक्शन जो हमारा F2 में नहीं है। तो हमें ये वाला पार्ट करना है, कैश एंड कैश फ्लोज, कैश एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स, रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम अ बैंक। बहुत आसान सेक्शन है, बहुत आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल या परेशानी वाली चीज नहीं है। हम इसको बहुत ही झटपट कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। बस आप मुझे वेरीफाई करके बताएं कि पार्ट डी के भी चैप्टर्स हम कर चुके हैं F2 में या नहीं। आपके पास है F2 या मैं यहाँ पे खोल लेती हूँ, हम एक नजर देख लेते हैं। मैम आई थिंक ये शॉर्ट टर्म डिसीजंस वाला है बुक में मैंने पढ़ा था। और ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के नाम से ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हम्म। कैपिटल, जो मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल है, ये सेम है एज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ओवर देयर, सेम सेम थिंग। अच्छा, एक मिनट। शॉर्ट टर्म डिसीजंस एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म डिसीजंस एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ये दोनों नहीं है। ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट करना है हमने और शॉर्ट टर्म डिसीजंस करना है, और साथ में कैश फ्लो। ठीक हो गई बात। तो आज हम कैश फ्लो से स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो से स्टार्ट करते हैं, ये दोनों भी बहुत आसान है, कॉस्ट वॉल्यूम CVP एनालिसिस और शॉर्ट टर्म डिसीजन, ये भी बहुत आसान है। हम पहले कैश मैनेजमेंट को कंप्लीट करते हैं, फिर हम इन दोनों को देख लेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेसन, पेज 327। कैश एंड कैश फ्लोज, बेसिकली हर इदारे में, हर बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसके नतीजे में दो चीजें हो रही हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो दो चीजें क्या है? लाइक व्हाट इज ट्रांजैक्शन, व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन, व्हाट इज ट्रांजैक्शन हैपनिंग इन अ ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज हो रहा होता है अकाउंटिंग के, वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं। एक्सचेंज क्या हो रहा होता है? अकाउंटिंग के जो सॉरी अकाउंटिंग बिजनेस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, एंड उसके बदले में क्या आ रहा होता है? एक्सचेंज हो रहे होते हैं ना एक दूसरे के साथ। एक्सचेंज ऑफ, बिल्कुल आपने सही कहा कि इंग्रेडिएंट्स जो भी बिजनेस के हैं वही आपस में एक्सचेंज हो रहे होते हैं। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ कैश और इक्विवेलेंट वैल्यूएबल, एनीथिंग इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? गुड्स मिल रहे हैं या सर्विसेज मिल रहे हैं। हमारे दौर में या हमारे एरा में जो चीज बहुत कॉमन है वो है कैश। हम कैश के बदले में गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ओके, सो दैट इज अ ट्रांजैक्शन इन अ सिंप्लीफाइड वे। एंड देयरफॉर ये ट्रांजैक्शंस के नतीजे में
इदारे में या कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है, या फिर कैश आउटफ्लो हो रहा है इन्हीं ट्रांजैक्शंस के नतीजे में। लिहाजा इदारा क्या करता है, वो सेपरेटली एक स्टेटमेंट मेंटेन करता है जिसको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो इसी का हिसाब रखता है कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, कब आया कब गया। दैट्स इट। सो बेसिकली इसमें हमारा पूरा फोकस कैश के ऊपर है कि हमारे पास बैंक में कितना कैश रखा हुआ है, हमारे पास कैश इक्विवेलेंट गुड्स कितने रखे हुए हैं, हम इस वक्त हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। क्योंकि कैश पोजीशन पता करना इसका मतलब कि आप इदारे की क्या पता कर रहे हो तैयब, लिक्विडिटी पोजीशन। अब आइए, हमारे पास ये टॉपिक्स हैं जो हमने इस चैप्टर में देखने हैं। कैश फ्लो साइकिल, टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट एंड कैश फ्लो, कैश अकाउंटिंग, अक्रूवल्स अकाउंटिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ऑलराइट, हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, तो मैं ये फर्स्ट 3 टॉपिक्स को बहुत जल्दी जल्दी स्किम थ्रू करूंगी। मेन चीज जो इस चैप्टर में जो हमें डिस्कस करनी है वो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंटिंग एंड अक्रूवल्स अकाउंटिंग। ये कैश अकाउंटिंग और अक्रूवल्स अकाउंटिंग में क्या फर्क है तैयब, एनी आइडिया टिल नाउ? यस मैम, कैश अकाउंटिंग मीनिंग के जैसी कैश आएगा तो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, और अक्रूवल्स मतलब कि जरूरी नहीं कैश आए, बस वो रिकॉर्ड कर लेंगे हम एग्जैक्टली। जैसे ही। एग्जैक्टली। कैश अकाउंटिंग हमें कहती है कि जब कैश रिसीव होगा या कैश पे होगा तभी आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, उसके अलावा आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वेरएज अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि नो, ट्रांजैक्शन हो गई, अब उसके बदले में कैश आया या नहीं आया, आपने गुड्स डिलीवर कर दिए, सर्विसेज दे दिए, या कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, आपने उस ट्रांजैक्शन को क्या कर लेना है, रिकॉर्ड। अब भले फ्यूचर डेट में कैश आना है या फ्यूचर डेट में आपको कैश पे करना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन आप रिकॉर्ड कर लें। ठीक है जी। और ट्रांजैक्शन होने के लिए शर्त ये नहीं है कि कैश भी ट्रांसफर हो जाए इमीडिएटली। कैश बाद में भी ट्रांसफर हो सकता है, आपका कोई रिटन अग्रीमेंट, कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आपने क्रेडिट पे उधार पे माल लिया हो, सर्विस ली हो, व्हाटसोएवर। ट्रांजैक्शन हो गई, अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट रिकॉर्डेड। कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिकॉर्डेड। अब आइए इसको हम टेक्निकली चीजें देखते हैं इसकी। जी तैयब जरा पढ़ी द कैश फ्लो साइकिल डेफिनेशन। A business which fails to make profits will go under in the long term. However, a business which runs out of cash, even for a couple of months, will fail despite the fact that it is basically profitable. बात क्या बताई जा रही है, मुद्दा क्या है, कि क्या अगर समझ है आपको? प्रॉफिट हो भी रहा है, अगर कैश नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं। एग्जैक्टली exactly। भले बुक्स में आप प्रॉफिटेबल इदारा शो हो रहे हो, भले बुक्स में आपका प्रॉफिट आ रहा हो, लेकिन अगर आपके पास कैश इन हैंड नहीं है, आपके इदारे को लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, क्योंकि कैश इन हैंड होना बेहद जरूरी है इदारे के ऑपरेशनल होने के लिए। इदारा ऑपरेशनल हो ही नहीं सकता जब तक आपके हाथ में कैश ना हो। तो लिहाजा प्रॉफिट्स बुक्स में भले जितना भी शो हो रहा हो, इफ यू डू नॉट हैव कैश इन हैंड यू वोंट बी एबल टू रन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन अ कपल ऑफ मंथ्स। देन आइए, अब इसको इन्होंने एग्जाम्पल से समझाया है कि डेविड कंपनी, अ स्मॉल बिजनेस, हैज वन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ $1 million फ्रॉम Goliath, which will be paid in equal annual installments, $2 lakh over 5 years at the end of each year. David Company has a maximum bank overdraft of $2 lakh. The work on the contract is completed at the end of year 2. A total of $750,000 was incurred on expenses, $2 lakh in year 1, $550,000 in year 2. The cash position of David Company over these 5 years as a result of this contract is as follows. अब आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू ये स्टेटमेंट प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि प्रॉफिट भले हो, अगर हाथ में कैश नहीं है तो इदारा रन नहीं कर सकता। कैसे भाई? प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड सरप्लस या ओवरड्राफ्ट। ईयर 3 पे दिखा रहे हैं कि ओवरड्राफ्ट इनके ऊपर ऑलरेडी स्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, जिसको $2 लाख कहा गया।
अब रिसीव कितना हो रहा है गौलियत से? गौलियत से रिसीव हो रहा है ₹2 लाख। पेमेंट टू सप्लायर्स, अगेन पेमेंट तो करनी है, और पेमेंट क्या हो रही है? टोटल ऑफ 7,50,000 was incurred on expenses, 2 lakh in year 1, 5,50,000 in year 2। तो ईयर 3 में कितना हो रहा है भाई? ईयर 3 में हम कितना ले रहे हैं? 1,50,000 इनकी पेमेंट्स जा रही हैं सप्लायर को। 1,50,000 पेमेंट्स जा रही है इनकी सप्लायर को, और देयरफॉर यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो शो हो रहा है 1,50,000 का। ईयर 1 में क्या किया इन्होंने? ईयर 1 में रिसीव हो रहा है 2 लाख और पेमेंट्स टू सप्लायर्स 2 लाख एज रिटन। ईयर 2 में 2 लाख और पेमेंट्स टू सप्लायर्स 4 लाख। अब ये 4 लाख क्यों हो रहा है भाई? यहाँ तो 5,50,000 लिखा है। एनी आइडिया आपके जहन में क्या बात है? 150 बाद में पे करेंगे। 150 बाद में क्यों पे कर रहे हैं? कैश नहीं हमारे पास। कैश हमारे पास नहीं है, एग्जैक्टली हमारे पास कैश नहीं है। और बैंक से जो ओवरड्राफ्ट भी आप ले सकते हो वो कितना ले सकते हो? मैक्सिमम 2 लाख का। तो 2 लाख आपके पास गौलियत से आए हैं, और 2 लाख आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया है, तो आप 4 लाख तो पे कर सकते हो सप्लायर को। 5,50,000 पे नहीं कर पाओगे, तो जो बाकी 1,50,000 है जो बचेंगे, वो आप अगले साल पे करोगे ईयर 3 में। तो यहाँ जब आप ईयर 3 पे आओगे तो आपको नजर आ रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि ईयर 2 में लिया गया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, शो हो रहा है। और फिर आपने उस साल रिसीव किया गौलियत से, और पेमेंट की 1,50,000 की टू द सप्लायर। सो आप देख रहे हैं ईयर 2, ईयर 3 डेफिसिट में जा रहा है। अब आइए ईयर 4। ईयर 4 1,50,000 आपका अल्लाह भला करे ब्रॉड फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। ड्राफ्ट 2 लाख गौलियत से मिल रहे हैं। अब आपको मजीद कुछ भी सप्लायर को पे नहीं करना। अब आपके पास 50,000 बच रहा है सरप्लस। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो 50,000 सरप्लस ऑलरेडी था। रिसीव कर रहे हैं 2 लाख, तो 2,50,000 आपके पास आ। सो अकाउंट्स पेबल आउटस्टैंडिंग 1,50,000। अकाउंट्स पेबल आउटस्टैंडिंग किस तरह से हो रहा है भाई? आपने इन सबको नेट ऑफ किया तो आपको पता चल रहा है कि आपके पास एग्जैक्टली इस वक्त कितना पैसा सरप्लस में है या डेफिसिट में। सो यहाँ पे बन रहे हैं 3 लाख, 2,50,000 प्लस 50,000 3 लाख, और यहाँ पे बन रहे हैं 3,50,000। तो 3,50,000 माइनस 3 लाख आपके पास 50,000 रुपए आउटस्टैंडिंग या डेफिसिट में जा रहे हैं। अब आइए डेविड, जरा ये पढ़ें पॉइंट 1। David has run up the maximum overdraft, but some suppliers have to wait over a year until the end of year 3. In order to get paid, many will be unwilling to wait that long. Suppliers will refuse to supply goods until they are paid for previous supplies. This will prevent the business from functioning at all. David Co. cannot pay its bills on time, and suppliers can start legal proceedings for the business to be wound up. यहाँ पे बात क्लियर है कि चल क्या रहा है बैक एंड पे। जाहिर है जब आप सप्लाईज को टाइम पे नहीं करोगे तो वो नेक्स्ट टाइम सप्लाईज इशू नहीं करेंगे until and unless you have cleared your previous dues. Next. If the bank overdraft lasts for long enough, the bank may take a similar view, although the overdraft will have been paid off by the end of year 4. Employees who are not paid can sue for breach of contract. They might also find an alternative employment. The bank may worry about the length of exposure. बैंक से ओवरड्राफ्ट आप कब तक लोगे और किस हद तक लोगे? एंड मीन वाइल कौन कौन से स्टेक होल्डर्स वेट करने को तैयार होंगे अपनी पेमेंट्स क्लियर करने के लिए? एम्प्लॉइज, वो तो फॉरेन स्विच कर लेंगे जॉब, वो सू भी कर सकते हैं। तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है बिजनेस के ऊपर जब भी बिजनेस का कैश डेफिसिट होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल जरा पढ़ें। Working capital is the difference between a firm's current assets and current liabilities. These are assets or liabilities which are or can be turned into cash. तो वर्किंग कैपिटल क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का मतलब ही यही है, वो कैपिटल आपके हाथ में हो, वो कैश आपके हाथ में हो जिससे आप काम कर सको, ऑपरेशंस चला सको अपने डे टू डे इदारे के।
अब आइए, अल्लाह भला करे, द वर्किंग कैपिटल साइकिल पढ़े। Working capital cycle measures the period of time between cash outflows for materials and cash inflows from customers. इट्स द मेजर, इट मेजर्स, यानी कैपिटल साइकिल क्या है, इट गिव्स यू द पीरियड कि कितने दिन में आपका पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया मटेरियल्स खरीदने में, जो आपने इन्वेस्ट किया उसकी प्रोडक्शन में, वो कितनी जल्दी या कितने वक्त में लौट के आपके पास आ जाता है कस्टमर की जेब से निकल करके एज अ सेल। वो कितना टाइम पीरियड, यानी द डे वन व्हेन यू स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मे बी प्रोडक्ट एक्स, and the day when you sold that product X and received the cash from the customer। तो ये कितने दिनों में हुआ? एक हफ्ते में हुआ, एक महीने में हुआ, 2 महीनों में हुआ, 3 महीनों में हुआ? आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल कितनी लंबी है? अगर तो ये शॉर्ट है तो आपके लिए गुड न्यूज है, और अगर ये लॉन्ग है तो मतलब कैश फ्लो प्रॉब्लम आएगा। पढ़िए द वर्किंग कैपिटल साइकिल। Working capital cycle measures the period of time between the time cash is paid out for raw materials and the time cash is received in from customers for goods sold. पढ़े पॉइंटर्स। A firm buys raw materials probably on credit, holds the raw materials for some time in stores before being issued to production department and turned into items of finished goods. The finished goods might be kept in the warehouse for some time before they are eventually sold to customers. By this time, the firm will probably have paid for the raw materials purchased. If the customer buys goods on credit, it will be some time before the cash from the sale is eventually received. इसमें से कौन सा पॉइंट है जो नहीं समझा? ये बेसिकली इसको एक्सप्लेन ही किया गया है कि हो क्या रहा होता है। आप एज अ बिजनेस पर्सन जिसने स्टार्ट किया बिजनेस, आप रॉ मटेरियल खरीदोगे उधार पे, उसको स्टोर करोगे, फिर उसके ऊपर काम करोगे, उसको मैन्युफैक्चर करोगे, प्रोडक्शन में लेकर आओगे, प्रोसेस करोगे, और फिर जब वो रेडी हो जाएगा तो आप कस्टमर्स को बेचोगे। बाजुकात हो सकता है कस्टमर को आप उधार पे बेच रहे हो, और बाजुकात हो सकता है कि आप कैश पे बेच रहे हो। बट जब तक कैश आपके पास वापस लौट के आएगा, तो उस दौरान जो भी जितने भी डेज गुजरे, उसको हम वर्किंग कैपिटल साइकिल पीरियड कहते हैं। कैश साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं। अब ये आपके पास सवाल है। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहे हैं? सपोज दैट द फर्म बाइज रॉ मटेरियल्स ऑन 1.5 months credit, holds them in store for 1 month and then issues them to the production department. The production cycle is very short, but finished goods are held for 1 month before they are sold. Customers take 2 months credit. The working capital cycle would be raw materials inventory turnover period 1, less credit taken from suppliers 1.5, finished goods inventory turnover period 1 month, receivable payment period 2 months, working capital cycle 2.5। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको सारा डेटा गिवन है, और इस डेटा को यूज करते हुए इन्होंने वर्किंग कैपिटल साइकिल किस तरह निकाली है कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, यानी जब वो इन्वेंट्री में आई और कब वो इन्वेंट्री से गई, उसको 1 महीना लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप रॉ मटेरियल को 1 महीना स्टोर पे रख रहे हो। फिर आपको सप्लायर से पैसे कब मिल रहे हैं, क्रेडिट पे कितना लिया, 1.5 महीने का टाइम लिया, तो लेस 1.5 महीना, प्लस फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो फिनिश्ड हो जाते हैं, जो माल बन जाते हैं, उसको भी आप कितने टाइम तक अपने वेयरहाउस में रखते हो? तो पता चला 1 महीना उसको अपने वेयरहाउस में रखते हो। फिर रिसीवेबल, यानी कस्टमर को जब सेल कर रहे हो तो कस्टमर को भी 2 महीना क्रेडिट का टाइम दे रहे हो। तो अब आप देख रहे हो कि कैश आपका कितने टाइम पीरियड के लिए लॉक हो रहा है। ये वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको बता रहा है कि आपका जो कैश है, जो आपने इन्वेस्ट किया अपने मटेरियल में, वो कस्टमर से लौट के वापस कब आएगा, यानी द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ इयर्स फॉर द टाइम पीरियड योर कैश इज ब्लॉक्ड इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। अभी सवाल है, हम्म। कुछ बिजनेसेस में लोग जैसे होते हैं वो प्री पेमेंट्स करते हैं, तो अगर वो पहले से पैसे दे रहे हैं तो क्या ये माइनस में होगा?
अगर एडवांस पेमेंट हो रही है यानी कस्टमर एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई मंथ्स नहीं आएंगे क्रेडिट के लिए, एडवांस पेमेंट आएगी। ठीक है, एडवांस पेमेंट आने का मतलब है कि कैश आपको पहले ही मिल गया। तो जब कैश पहले ही मिल गया है तो ये सारी चीज तो आएगी ना। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पीरियड, सप्लायर को आपने कितना क्रेडिट दे, कितने दिन बाद देना है, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड क्या है। और फिर आपको पता चलेगा कि रिसीवेबल पेमेंट पीरियड जो है वो तो एडवांस में आप रिसीव कर रहे हैं। तो आप यहीं पे रुक जाओगे और यहीं पे कैलकुलेट करोगे तो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल कम आएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, दो ही टाइप्स के बिजनेसेस हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं बट यहाँ पे दो टाइप्स को डिस्कस किया गया है, रिटेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। रिटेल का मतलब है जो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक जगह से माल खरीद के दूसरी जगह बेच रहे हैं, दैट इज रिटेल। अब आइए टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शन पढ़ें। Cash cash transactions can be capital or revenue, exceptional or unexceptional, and regular or irregular. कैश ट्रांजैक्शंस कैन बी कैपिटल और रेवेन्यू, एक्सेप्शनल और अनएक्सेप्शनल, एंड रेगुलर और इरेगुलर। क्या कह रहे हैं? Uh, Cash can be capital or revenue. ये Capital कल ही मतलब डिस्कस किया है, कैपिटल और रेवेन्यू में क्या फर्क है। capital मतलब वन ऑफ बड़ी पेमेंट्स, और revenue मतलब छोटी छोटी रूटीन, रूटीन। रिपेयर्स, मेंटेनेंस। ठीक है, एक्सेप्शनल अनएक्सेप्शनल, अगेन वही चीज, एक्सेप्शनल वन ऑफ, अनएक्सेप्शनल रोजमर्रा, रेगुलर रोजमर्रा, इरेगुलर कभी कभार। ठीक है, तो ये वही डिफरेंस है जो हमने कल डिस्कस किया था कैपिटल और रेवेन्यू के दरमियान। तो मैं इसको गो थ्रू नहीं कर रही, आप खुद से देख लीजिएगा, इट्स रेपिटिशन। कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो कैन अकर फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, ऑफ कोर्स, पढ़िए। Payments to suppliers for goods purchased, employees for wages and bonuses. नेक्स्ट, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बता रहे हैं कि ये जो गुड्स आप परचेज कर रहे हो या एम्प्लॉयज को वेजेस या बोनसेस दे रहे हो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फॉल करेगा। नेक्स्ट, Payments to government for tax, owing the payment of corporation tax, may be an annual एनुअल डिसबर्समेंट। disbursement. नेक्स्ट, पेमेंट्स टू सप्लायर्स ऑफ फाइनेंस। No, no, disbursement ही answer. जी, Disbursement. डिसबर्समेंट मतलब देना, एनुअल डिसबर्समेंट, एनुअली आप पे करते हो। Disburse. Payments to supplier of finance. Dividends, shareholders, interest to debenture holders, bondholders, banks, drawings by sole traders or partners. ठीक है, ये सब तरीके से क्या हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, आपके इधर से कैश जा रहा है। नेक्स्ट, पेमेंट्स टू, To cover purchases of non-current assets, such as buildings, equipment. These are capital payments. In that they are purchased for long-term use in the business, they may be regular. देन नेक्स्ट, Payments to acquire investments in new businesses or takeovers of companies. Capital. Short-term financial instruments to use surplus cash to earn a quick profit. नेक्स्ट, Purchases of foreign currency during investment. And E का second point क्या? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स किसे कहते हैं? बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स, लाइक फॉर एग्जांपल शेयर्स, लाइक फॉर एग्जांपल्स आपके बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम एफएम में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर मैं नाम लूंगी फिर आप बोलोगे वो क्या होता है, वो क्या होता है। खैर, फ्यूचर्स होते हैं कुछ आपके, अल्लाह भला करे। इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स इसको इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज दीज आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन इन्वेस्ट। ये इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट टूल्स या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो जिसमें से एक फ्यूचर्स नामी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में आप एफएम में पढ़ोगे, फिर एक मनी मार्केट हेज है, फिर आगे चल के आप ये सारी चीजें और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप पढ़ोगे, बट दे आर बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज है। फिर इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स में बॉन्ड्स, आप बॉन्ड्स इज समथिंग विच यू आर फेमिलियर, यू माइट बी फेमिलियर विद।
बॉन्ड्स का नाम अगर सुना हो, तो इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। अब आइए नेक्स्ट। फिर इसी तरह बहुत सारे लोग फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग जीबीपी खरीद के रख लेते हैं, कुछ लोग डॉलर खरीद के रख लेते हैं। व्हाई? बिकॉज दे नो कि पाकिस्तानी करेंसी इज गोइंग डाउन एंड देयरफॉर इन फ्यूचर इट विल बेनिफिट देम और hedge them from the financial risk. Purchases of foreign currency for trading overseas, बात हो गई हमारी ये सब। आगे आइए, कैश इनफ्लो। Cash received for sales, of course, cash from customers for sales made on credit। ये रेवेन्यू रिसीट्स हैं, पैसे आ रहे हैं। आगे पढ़िए। Long-term grants from government institutions or from the European Commission. The use of such exceptional receipts depend on the terms of the grant. These are capital receipts as they are for long-term investment in the business. Only rarely companies raise share capital. Next, cash received from Sale of non-current assets after useful life, the liquidation, i.e., conversion to cash of short-term investments. ठीक है, क्लियर है कहानी यहाँ तक। Accounts showing trading profits are not the same as statements of cash flow. Statement of cash flow क्या शो करेगा? सिर्फ बताओ। Cash, कैश inflows and outflows. इनफ्लो एंड आउट, दैट्स इट। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लोज ये आपने खुद से देख लेना है। इट्स ऑल रेपिटिशन, नथिंग न्यू। क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। अगर हमें ये पता लगाना है कि कस्टमर से हमें कैश कितना रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके लिए क्या तरीकेकार होगा? कस्टमर्स ओइंग मनी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, यानी ये अकाउंट्स रिसीवेबल की बात हो रही है। क्या ख्याल है? तो अकाउंट्स रिसीवेबल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, फिर सेल्स ड्यूरिंग द ईयर ऐड करेंगे, टोटल मनी ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स पता चल गया, लेस कस्टमर्स ओइंग मनी एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी एंड ऑफ द ईयर कितने लोग बच गए हैं और कितने अकाउंट्स रिसीवेबल बच गए हैं, तो वो आप डिडक्ट कर दोगे। तो आपको पता चल जाएगा कि थ्रू आउट द ईयर आपको एक्चुअल में कैश कितना रिसीव हुआ है कस्टमर से। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास यार नोट डाउन कर लें, लिख लें, हाईलाइट कर लें। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, समझिए। अब अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये डेटा गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, और पूछा जा रहा हो कि जरा बताओ तो कि सेल्स कितनी हुई ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या आप आसानी से निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना? तो ये Yes. बस सही हो गया। अब आइए आगे। Relationship between the cost of materials and the material cost of sales and cash payments from material purchased is as follows। अब ये दूसरा आपके पास फॉर्मूला आ गया, दूसरा फॉर्मेट आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द ईयर एंड ऐड करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर डिडक्ट करेंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा? परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। क्या पता चल जाएगा? परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, के पूरे साल में आपने परचेज क्या किया है। तो कैसे पता लगाया? कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर इसमें हम पेमेंट स्टिल ओइंग टू सप्लायर्स यानी अकाउंट्स पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ऐड करेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा? परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। फिर इसमें से हम लेस करेंगे पेमेंट स्टिल ओइंग टू सप्लायर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग ईयर का अकाउंट्स पेबल हम डिडक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वल्स कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स ड्यूरिंग द ईयर, के थ्रू आउट द ईयर हमने कितना कैश ऑलरेडी पे कर दिया है। सेम पैटर्न आप प्लीज अपने पास अपनी नोटबुक में लिख लो, मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ,
आप ये फॉर्मूला भी लिखो और वो फॉर्मूला भी लिखो। ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 minutes। आफ्टर यू फिनिश डूइंग दिस लेट मी नो, आई स्क्रोल डाउन। फिर आप बना लो। सलाम बोले मेरी तरफ हम्म। से। आंटी का सलाम बोल दो मेरी तरफ सलाम कह रहे हैं तैयब आपको। less customers owing money at the end of the year यानी account receivable right. अकाउंट्स रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। okay इसको क्या कहते हैं इसको टाइटल क्या करूँ क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स ड्यूरिंग द ईयर। हाँ सही नीचे करूं? yes
डन। डन। ऑलराइट। अब ये भी नोट डाउन कर लें। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। कैश इन माइनस कैश आउट इज इक्वल्स टू ऑपरेशनल कैश फ्लो। एंड देन देर आर दीज थ्री थिंग्स। कैश इन को अगर कैलकुलेट करना है तो किस तरह से करेंगे? सेल्स प्लस ओपनिंग रिसीवेबल्स माइनस क्लोजिंग रिसीवेबल्स। परचेजेस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। कैश आउट इज इक्वल्स टू परचेजेस प्लस ओपनिंग पेबल्स माइनस क्लोजिंग पेबल्स। ये जल्दी से नोट डाउन कर लें, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएं। मैंने जो प्रॉफिट तो ग्रोस प्रॉफिट का है ना? जी जी। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मेरे से चल रहा है। तो अंदर कोई है? नहीं हो तो फिर तो इसीलिए तो बोला है कि यहाँ तक आए। आंटी वो दरवाजा बंद कर दें। डन। डन। आइए। हम्म, ये सवाल है। Assume that Beta achieved sales turnover in particular year of $2 lakh, and the cost of sales was $1,70,000. Inventories were $12,000, payables $11,000, and receivables $15,000 at the start of the year. At the end of the year, inventories are 21,000, payables are $14,000, and receivables $24,000. Find out the profits and the operational cash flow resulting from the year's trade. इसको अटेम्प्ट करें, ट्राई करें, जो भी समझ आ रहा है करें, फिर इसको हम डिस्कस करें।
वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप मुझे बताएं आप कब तक के हैं ताकि मैं फलक को बुला लूँ। फलक के साथ उसकी फ्रेंड भी आना चाह रही थी मेरे। जी तैयब हो गया। हो गया। गुड। जी, तो क्या क्या किए? प्रॉफिट प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट प्रॉफिट थर्टी निकालने के थाउजेंड लिए एक मिनट पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सी, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। और ऑपरेशनल कैश फ्लो निकालने के लिए आपको चाहिए कैश इन, कैश आउट। यस।
कैश इन फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, कैश आउट फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। जब आपके पास ये दोनों निकल आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, ऑपरेशनल कैश फ्लो आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ आपका ऑपरेशनल कैश फ्लो क्या आया है? 25,000। कितना? 25,000। 25,000। 25,000। 30,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है। 30,000 प्रॉफिट है 30,000 प्रॉफिट आ रहा है। और ऑपरेशनल कैश फ्लो 15,000 आ रहा है। Okay. कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है आइए देखते हैं। आपने कैश इन कितना निकाला है? कैश इन, कैश इन कैश सेल्स प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। 201,000। यहीं पे गड़बड़ हो गई है। सेल्स 2 लाख थी, ओपनिंग रिसीवेबल्स 15,000, क्लोजिंग रिसीवेबल्स 24,000 माइनस करने थे। 24। यहाँ तो 24 लिखा हो, आपके 24 नहीं आ रहे। एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वेंट्रीज वर 21,000, पेबल्स वर 14,000 एंड रिसीवेबल्स वर 24,000। ओ, मैं 14,000 ले लिया। हाँ, गड़बड़ हो गई ना लिखने में, हालांकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। उसके बाद कैश आउट आपका कितना आ रहा है? कैश आउट 176,000। ये आपका करेक्ट है। कैश इन में गड़बड़ हुई है, तो ये आपका 15,000 आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। अब अगर आपको रिकंसिलिएशन करना है या चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट, उसमें से रिसीवेबल्स लेस, उसमें से इन्वेंट्री अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको भी लेस, अगर पेबल्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको ऐड, तो हमारे पास ऑपरेशनल कैश इनफ्लो आ जाना चाहिए। अगर तो ये और ऊपर वाला सेम आ रहा है तो मतलब आपका आंसर करेक्ट है, नहीं सेम आ रहा है तो मतलब कहीं कुछ गड़बड़ की है। ठीक है। ये मैं लिख लूं? हाँ हाँ बिल्कुल लिख लो। हो गया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने बताया हुआ है, डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज वेदर यू नीड टू ऐड और सबट्रैक्ट रिसीवेबल्स, पेबल्स और इन्वेंटरीज, एज दिस विल लीड टू मिस्टेक्स इन एग्जाम। Rather, try to understand the purpose of what you're doing, and it will come naturally to you in the exam. जैसे यहाँ पे इंक्रीज इन रिसीवेबल, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन पेबल, कब कौन सा ऐड करना है, कब कौन सा डिडक्ट करना है, अगर इसको आप कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं नेगेटिव कैश फ्लोज की तरफ। कम पढ़िए जरा, नेगेटिव कैश फ्लोज। Company that trades profitably should earn cash surpluses at least in longer term. However, a profitable company can also suffer from negative cash flows. आगे। It might spend cash on non-current asset purchases and extra working capital investments. It might use cash to pay for business acquisition. High inflation rates might force a company to increase its funding of business assets in money terms, even when there's no real growth in the business. Dividends might exceed cash surpluses for the year in recession. For example, profits fall, but there will be pressure from shareholders to maintain or increase the dividend. Furthermore, the terms of funding arrangements such as business loans may require the company to pay out large sums in interest. Debt repayments may mean that profitable company has negative cash flows. राइट।
तो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि एक कंपनी जो प्रॉफिटेबल शो हो रही है, हो सकता है कि वो कैश सरप्लसेस अर्न तो कर रही हो, बट लॉन्गर रन में ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो नेगेटिव कैश फ्लोज के साथ सफर कर रही है। एज वी सेड कि प्रॉफिटेबल होना इनफ नहीं है, आपके पास कैश सरप्लस होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कंपनी को रन कर सकें उनकी डे टू डे ऑपरेशंस। और फिर उसके बाद आगे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि बिला वजह अगर हम नॉन करंट एसेट को बहुत ज्यादा परचेज कर लें तब भी हमारा कैश नेगेटिव हो सकता है, हम कोई बिजनेस अक्वायर कर लें तब भी हमारा कैश नेगेटिव हो सकता है महंगाई बढ़ गई हो सकता है हमने डिविडेंड्स बहुत ज्यादा पे कर दिए हो सकता है डेट रीपेमेंट्स के नतीजे में कंपनी को नेगेटिव कैश फ्लो सफर करना पड़े। तो ये सारे वो रीजंस हैं जिसकी वजह से नेगेटिव कैश फ्लो आ सकता है। If a company is profitable but short of cash, one reason could be an increase in the other elements of working capital. अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है और शॉर्ट ऑफ कैश है तो इसका एक और रीजन ये भी हो सकता है कि आप अपने रिसीवेबल्स को रिड्यूस करें अपनी इन्वेंट्रीज को, या ज्यादा क्रेडिट ले लें फ्रॉम सप्लायर्स। इस तरीके से आप अपने कैश कैश आउटफ्लो कैश आउटफ्लो ज्यादा हुआ देन कैश इन, तो मतलब नहीं, नेगेटिव आएगा cash। यहाँ पे बात हो रही है कि आप अपने नेगेटिव कैश फ्लोज को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। आप अपने लेकिन रिसीवेबल्स अगर को कम कैश करें। आउट ज्यादा हुआ तो नेगेटिव आएगा ना ऑपरेशन कैश। कैश आउटफ्लो ज्यादा हुआ तो नेगेटिव आएगा, यस। ये बेसिकली कह रहा है कैश आउटफ्लो रिड्यूस करो। यस, और कैश इनफ्लो बढ़ाएं। और इनफ्लो बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, रिसीवेबल्स को कम करें, यानी कि पैसे निकलवाएं कस्टमर से। रिड्यूसिंग इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कम करें, ज्यादा उधार पे लें ताकि आपको कैश कम देना पड़े। अब आइए आगे, इम्प्लीकेशंस क्या है या इम्पैक्ट क्या है नेगेटिव कैश फ्लो का, पढ़िए। Negative cash flows from operations would normally be an indicator of financial distress unless the company is in a period of rapid and profitable growth and is having to invest heavily in additional working capital, inventories, and receivables. If a company has negative cash flows from the operations for at least 2 of the previous 3 years, it will probably be safe to conclude that its financial position is deteriorating significantly. क्या कह रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आपको नजर आया? मतलब नेगेटिव कैश फ्लोज बेसिकली मीन्स कि काफी बुरा हो रहा है कंपनी के साथ, क्या है क्या इम्पैक्ट है नेगेटिव कैश फ्लो का? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। इसका क्या मतलब है? मतलब कंपनी कैश से पे नहीं कर पा रही शायद। इसका मतलब है कि वो प्रेशर में, फाइनेंशियल प्रेशर में, जब इंसान या इदारा फाइनेंशियल प्रेशर में होता है तो वो सही डिसीजंस नहीं ले पाता। वहां वो मजबूरी तहत डिसीजंस ले रहा होता है, ना कि मैक्सिमम प्रोडक्टिव एंड जिसका इम्पैक्ट अच्छा हो, कंट्रीब्यूटिंग इफेक्ट हो, पॉजिटिव हो। प्रेशर में इंसान जो है ना, फैसले मजबूरी के हो। तो लिहाजा ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का, अगर कंपनी नेगेटिव कैश फ्लोज पे जा रही है। उसके ऊपर प्रेशर कहाँ कहाँ से आ रहा है, तमाम स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज का प्रेशर हो सकता है, हमारी सैलरी, हमारा बोनस, शेयर होल्डर्स का प्रेशर, हमारा डिविडेंड कहाँ है, मीडिया का प्रेशर, प्रेस, मीडिया ये प्रेशर डाल सकती है कि भाई आपके तो नेगेटिव कैश फ्लोज आ रहे हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने पढ़ा था। फिर उसके अलावा और कहाँ से प्रेशर आ सकता है, गवर्नमेंट से प्रेशर आ सकता है, टैक्स का, आपको पहले ही नेगेटिव डेफिसिट पे चल रहे हो। और कहाँ से प्रेशर आ सकता है, वर्किंग कैपिटल, इदारा चल ही नहीं पा रहा क्योंकि ऑपरेशंस को चाहिए पैसा और पैसा है नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो कि हो सकता है कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म में जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो, जैसे कि कोई नॉन करंट एसेट का बेच देना, क्योंकि पैसे तो चाहिए ना। तो हो सकता है कंपनी मजबूरी में आके कोई अपना वैल्यूएबल एसेट बेच दे, या कोई अपनी सब्सिडियरी सेल ऑफ कर दे, या कोई अपनी बिल्डिंग या लैंड, कुछ भी। अब आइए नेक्स्ट,
बैंक से प्रेशर आ रहा होता है। कितने सारे लोग हैं जो प्रेशर डालेंगे फाइनेंशियली। बैंक को इंटरेस्ट चाहिए, बैंक को रीपेमेंट चाहिए लोन। वही, जैसे बैंक से मैम, बैंक से बहुत कैश होता नहीं है, लेकिन वो उधार में दे रहे होते हैं। क्या नहीं होता? इतना पैसा होता नहीं है, इतना उधार में दे रहे होते हैं, लाइक फिजिकल कैश इनकम। तो अगर सारे लोग एकदम से जाएं बैंक से पैसे निकालेंगे, कैश फ्लो नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर रुक जाएंगे। हम्म। बट इसका भी एक सिस्टम है, हर किसी को अनलिमिटेड डेट नहीं, लोन नहीं ऑफर करते ना। और प्लस लोन ऐसे ही इतना इजीली ऑफर नहीं होता, और क्रेडिबिलिटी चेक होती है कि आपके बैक वो एंड ठीक में है, हम क्या। टॉकिंग अबाउट बैंक के जो कस्टमर्स है सारे, जिन्होंने पैसा स्टोर किया वो सारे जाके अगर बैंक से निकलवा लें। सारे जाके उधार ले लें, मगर उसके पीछे उनको कोई ना बाहर नहीं, अब अपने अपने पैसे निकलवा लें बैंक अकाउंट से। क्रेडिबिलिटी उनको शो करनी पड़ेगी कि मेरे पीछे क्या है। बैंक ऐसे ही पागलों नहीं, की वो तो लोन है ना, हम टॉकिंग अबाउट जैसे लोगों ने जो नहीं देगा ना डिपॉजिट्स किए हैं लोन। ना। बैंक लोन नहीं देते, इतनी आसानी से नहीं देते लोन, वो पहले आपका लोन चेक नहीं, मैं कह करते रहा हैं। हूँ अपने पैसे, अपने वाले जो स्टोर किए हैं बैंक में। क्या अपने पैसे? सबके पास, जिनके पास डेबिट कार्ड और अकाउंट्स खुले हैं, वो सारे अपने पैसे निकाल रहे हैं उस बैंक से। हाँ, सब निकाल लें एक साथ। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सब निकालेंगे। अच्छा जी, कैश अकाउंटिंग, अक्रूल्स अकाउंटिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको जल्दी से रीड कर ले। Cash budgets are not prepared according to the accruals concept, which tries to ensure income expenditures are matched. Instead, they are prepared on a cash receipts and payments basis. कि सर ऐसा टू में पढ़ लिया था। पढ़ें। The accrual basis of accounting is described by the IASB's framework for the preparation and presentation of financial statements. हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं सिस्टम? अक्रूवल बेसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो इंफॉर्मेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जरा पढ़ें। एडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो अकाउंटिंग, बीइंग एम्प्लॉयड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर एज फॉलोज। Potential lenders will be more interested in an entity's ability to repay them than its profitability. Cash flow reporting satisfies the needs of other financial report users better. For management, it provides the sort of information on which decisions should be taken in management accounting, relevant costs to our decisions, or future cash flows. Traditional profit accounting does not help with decision making. For shareholders and auditors, cash flow accounting then provides a satisfactory basis for stewardship accounting. Cash flow forecasts are easier to prepare as well as more useful than profit forecasts. ठीक मैम, हुई, स्टूवर्डशिप, एडवांटेजेस है। स्टूवर्डशिप अकाउंटिंग क्या है? स्टीवर्डशिप का क्या मतलब है? F1 में भी आप ये वर्ड, आप यू विल कम अक्रॉस दिस वर्ड स्टीवर्ड। मतलब कोई और आपके लिए कर रहा हूँ? अ डायरेक्टर is a steward for shareholders. Director of the company are stewards of the shareholders. अब बताओ क्या समझ आ रहा है? तो आपके लिए कोई स्टूवर्ड आपके लिए कोई काम कर रहा हो? आपके बिहाफ पे कोई काम कर रहा है, कोई टेक केयर कर रहा है, वो आपको अकाउंटेबल भी है, आपको जवाबदेह भी है, और जिम्मेदार भी है आपकी चीजों का, आपके पैसों का। और वो आपके बेनिफिट के लिए, उसके ऊपर ये फर्ज है कि वो आपके बेनिफिट के लिए काम करे। तो ये सारे फीचर्स एक स्टीवर्ड के होते हैं, ठीक है। अब आइए कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट पढ़ें। Cash flow involves ensuring that the organization has sufficient cash to meet its obligations to settle liabilities when payments become due. It involves careful management of working capital. Cash flow management involves ensuring that the organization has sufficient cash to meet its obligations to settle liabilities when payment becomes due. तो बेसिकली इसकी मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हम टाइमली बेसिस में अपनी लाइबिलिटीज को सेटल कर सकें, और हमारे पास इनफ कैश मौजूद हो जिससे हम ऑपरेशंस को कैरी ऑन कर सकें। अब आइए, अब आपने देखा कि ये ज्यादातर थियोरेटिकल चैप्टर था और बहुत थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशंस थी। आइए जल्दी से ही कोई क्विज कीजिए।
of the following is not an estimate of working capital? Cash, cash habit. Non-current assets. Next, number 3. What period of time is the difference between capital and revenue flow is that capital flow relates to long-term functioning of the business and revenue flow relates to day-to-day operations. True. The dash is the matching of revenues and cost to the period to which they relate. Revenue and cost period related. नहीं आ रहा तो नेक्स्ट सवाल पे आ जाए. पेमेंट्स टू सप्लायर्स ऑफ फाइनेंस इंक्लूड. Payments to suppliers of finance, dividends, interest, drawings, repayment of trade credit, all of them, all names. C. सी. C. चेक कर. 1 का है. D. Correct. है ना, कितना करेक्ट है. डी सही है. 3 का ट्रू करेक्ट. 6 का जो फिल इन द ब्लैंक था वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट था उसका. एंड 7 का सी. Dividends, interest, and drawings are examples of payments to suppliers of finance. Good job. Good job, Tayyab. Thank you, ma'am. अब इसी तरह जो है ना, आप ME2 की जितने पिछले चैप्टर्स हैं उन सब की रिवीजन किट करना आप शुरू कर दें, ताकि आपको 28 को चूंकि पेपर देना है तो आप वो करना शुरू कर दें. हम लोग रोज एक एक चैप्टर कैश का करते जाएंगे इंशाल्लाह. कैश एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट, इसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं और ये तीनों के तीनों थियोरेटिकल है, तो ये भी हम बहुत जल्दी से इसको क्विकली कवर अप कर लेते हैं. ट्रेजरी मैनेजमेंट किसे कहते हैं, पढ़िए. Treasury management, a modern enterprise covers various areas and in a large business may be a centralized function. एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं ट्रेजरर. ट्रेजरर किसको कहते हैं? वजीर खजाना. वजीर खजाना. वो बंदा जो फाइनेंस जिसके हाथ में है, जिसके पास चाबियां हैं फाइनेंस की, और वो रिलीज करता है जब भी उसको लगता है कि हाँ यहाँ इस डिपार्टमेंट को देने चाहिए, इस डिपार्टमेंट को देने चाहिए, यहाँ देने चाहिए, वहां देने चाहिए, और कहाँ से आने चाहिए और मजीद कितने आने चाहिए, ये सब ट्रेजरी मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और ये किया जाता है. तो जरा ये घर पढ़ो. के हिसाब से बाबा होंगे, वो आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं. यस यस, पढ़े. Treasury management can be defined as the corporate handling of all financial matters, the generation of external and internal funds for business, the management of currencies and cash flows, and the complex strategies, policies, and procedures of corporate finance. Association of Corporate Finance. ठीक है, आई होप दिस मेक्स इट क्लियर. रोल ऑफ द ट्रेजरर. ट्रेजरर क्या क्या करता है? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल एम्स एंड स्ट्रेटजीज, फाइनेंशियल एंड ट्रेजरी पॉलिसीज, फाइनेंशियल एंड ट्रेजरी सिस्टम्स, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल एंड मनी ट्रांसमिशन मैनेजमेंट, बैंकिंग रिलेशनशिप्स एंड अरेंजमेंट्स, मनी मैनेजमेंट, सारी चीजें देखता है. फिर उसके बाद फंडिंग मैनेजमेंट, फंडिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स, टाइप्स ऑफ फंड्स, ये सब देखता है. फिर उसके बाद ट्रेजरर नीड्स टू नो वेयर फंड्स आर ऑब्टेनेबल, फॉर हाउ लॉन्ग एंड एट व्हाट इंटरेस्ट, whether security would be required or not, and whether interest rates would be fixed or variable. Important कि सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा बल्कि और क्या करेगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कहाँ कहाँ से वो इकट्ठा कर सकता है फाइनेंस को, ये भी देखेगा. नेक्स्ट आइए, अल्लाह भला करे. तो करेंसी. मैम क्या कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस और ट्रेजरर में क्या फर्क? जी,
डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एंड ट्रेजरर में क्या फर्क होगा? एक ही बात है, एक एक ही है। डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस कह लें या ट्रेजरर कह लें, जो फाइनेंस डायरेक्टर होता है वही समझे ट्रेजरर ही होता है। और आई, सीएफओ में? हाँ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। देखो, बात पता है क्या है, फाइनेंस एंड कंपनी, कंपनी को चलाने वाला क्या कोई एक पर्सन है? बताओ। नहीं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सब बैठेंगे, सबकी अपनी एक्सपर्टीज है, सब मिलके किसी फैसले पे पहुंचेंगे, सब मिलके कुछ डिसाइड करेंगे, राइट? तो फाइनेंस भी कोई एक ट्रेजरर नहीं होता जिसके हाथ में सारी चीजें दे दी जाती हैं। इट्स अ बॉडी, इट्स अ स्मॉल कमिटी। उसमें फाइनेंस डायरेक्टर भी होते हैं, उसमें ट्रेजरर भी होते हैं, उसमें सीएफओ भी होते हैं, और ये सब जो है मिल करके कोई भी डिसीजन लेते हैं फाइनेंस के हवाले से। और जाहिर है फाइनेंस, हम बहुत एक्चुअली हम इतने लार्ज लेवल पे सोच नहीं पा रहे, क्योंकि अभी तक हम हमारा एक्सपोजर नहीं है कि हम किसी कंपनी में जाके हमने काम किया हो, देखा हो वहाँ क्या तरीके कार है। तो अगर हम घर की मिसाल से इसको समझेंगे ना, तो हम एग्जैक्टली समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि घर में इट्स अ वेरी स्मॉल स्मॉल प्ले ग्राउंड, ओके, वे ओनली वन पर्सन कैन हैंडल इट, कोई मसला ही नहीं। बट जब आप कंपनी लेवल पे आते हो तो फाइनेंस में फिर सिर्फ बजट नहीं देना होता हर इदारे को, फिर आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी सोचना होता है कि इदारा कहाँ से कमाएगा, पैसा आएगा कहाँ से, लोन कब लेना है, लोन का इंटरेस्ट कब चुकाना है, कितना लोन लेना है, किस किस बैंक से लेना है, किस बैंक से नहीं लेना है। फिर इसमें टैक्स के रिलेटेड भी चीजें आ जाएंगी कि टैक्स कब पे करना है, नहीं करना है। ये सब फाइनेंस में फॉल करेगा ना बाबू। तो उसमें एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, तो उसमें हर किसी का अपना रोल होता है। ट्रेजरर का अपना है, सीएफओ का अपना है, फाइनेंस डायरेक्टर का अपना है, सब अपने अपने रोल्स को फुलफिल कर रहे हैं। कोई सिर्फ टैक्स रिलेटेड चीजों को देख रहा है, कोई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को देख रहा है, कोई बजट को देख रहा है, कोई और लोन जैसे को देख रहा है। प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, उसके बारे में हमने पढ़ा। राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रेजरर के क्या क्या रोल्स आ गए, करेंसी मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या क्या आ गए, रेजिंग शेयर कैपिटल। ट्रेजरर का काफी वास्ट रोल होता है, बट ऑफ कोर्स अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी। क्या एक ट्रेजरर काफी है ये सारी चीजों को देखने के लिए? क्या उसके पास इतनी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टाइम, एनर्जी, सब कुछ है, एक्सपर्टीज? तो ही नीड्स मोर पीपल ऑन द टीम, ऑन द बोर्ड। Raising for share capital, its form, obtaining stock exchange, financial information from management, mergers, acquisitions, business sales, related subjects, corporate taxation, risk management, pension fund investment and management. ठीक है, next, cash handling procedures. Cash handling procedures should prevent fraud or theft. जिसके पास कैश है वहीं फ्रॉड और थेफ्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो लिहाजा ऐसे कौन से प्रोसीजर्स आप फॉलो करोगे कि जिससे फ्रॉड और थेफ्ट को अवॉइड किया जा सके या प्रिवेंट किया जा सके? तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पढ़िए। Most important objectives of cash handling procedures relating to cash receipts and payments are: all monies received are recorded, all monies received are banked, cash and checks are safeguarded against loss or theft, all payments are authorized, made to the correct recipients and recorded. Payments are not made twice for the same liability. ठीक है, सो सारे जितने भी पैसा आ रहे हैं जा रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो, बैंक में हो, कैश और चेक सेफ गार्डेड हो, ऑथराइज्ड पेमेंट्स हो, एंड पेमेंट शुड नॉट बी मेड ट्वाइस। तो इस बात का ख्याल रखा जाए। की प्रोसीजर्स क्या है जरा पढ़ें। Proper post-opening arrangements, prompt recording, prompt banking, reconciliation of records of cash received and banked. ठीक हो गई कहानी। अब आइए, रिसीट्स के लिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है। यानी एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल ना हो कि वो काउंट भी कर रहा है, वो बैंक में जमा भी करा रहा है, इससे गलती और थेफ्ट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो, जैसे कि एक बंदे ने काउंट कर लिया, दूसरे बंदे ने जमा करवाया, तीसरे बंदे ने उसको ऑथराइज किया। तो ये बहुत जरूरी है कि ड्यूटीज आपकी सेग्रीगेटेड हो।
पढ़े रिकॉर्डिंग ऑफ रिसीट्स बाय पोस्ट. Safeguards to prevent reception of mail between receipts and opening. Appointment of responsible person to supervise mail. Protection of cash and checks. Restricted crossing. Amounts received listed when post opened. Post stamped with date of receipt. Okay. Next. Recording of cash sales and collections. Restrictions on receipt of cash by cashiers only or by salesmen and so on. Evidencing of receipt of cash, serially numbered receipt forms, cash registers incorporating sealed bill rolls. Clearance of cash offices and registers. Agreement of cash collections with till rolls. Agreement of cash collections with bankings and cash sales records. Investigations of cash shortages and surpluses. Next. General controls over recording. Prompt maintenance of records, cash book ledger accounts. Limitations of duties of receiving cashiers. Holiday arrangements. Giving and recording of receipts. Retained copies, serial number receipts, custody of receipts. Prices, cash book. Clear हो गया. Daily bankings, makeup and comparison of paying in slips, banking of receipt intact, control of disbursements, safeguarding of cash and bank accounts, restrictions on opening new bank accounts, limitations on cash floats, restrictions on payments, restrictions on access, independent checks, surprise cash counts, custody of cash outside office hours, custody over supply and issue of checks, and preparation of checks restricted. ये सब कुछ प्रोसीडियर्स हैं जिससे आप सेफ गार्ड कर सकते हैं थ्रू फ्रॉम थेफ्ट एंड फ्रॉड. आगे सेफ गार्डिंग ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट्स पढ़ें. Safeguards over mechanically signed checks, checks carrying printed signatures, restrictions on issues of blank or bearer checks, safeguarding of IOUs, cash in transit, insurance arrangements, bank reconciliations, issues of bank statements, frequency of reconciliation procedures, statements of long-standing unpresented कोई बैंक भी cancel. Next, payments. Cash handling procedures over payments include Restriction of access to cash and checks, procedures for preparations and authorizations of payments. आगे check payments, check requisitions, appropriate supporting documentation, approval by appropriate staff, presentation to check signatories, cancellation, crossing or recording check number, authority to sign check signatories should not also approve check requisitions, limitations on authority to specific amounts, number of signatories, prohibitions over signing of blank checks. Prompt dispatch of signed checks, obtaining of paid checks, payments recorded promptly in cash book and ledger. अब आप बोलोगे मैम ये इतना सारा सब कुछ याद करना पड़ेगा, तो मैं कह रही हूँ जरूरत नहीं है सब कुछ लर्न बाय हार्ट करने की. थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, तो ये सारी चीजें बहुत ऑब्वियस. Authorization of expenditure, cancellation of vouchers, limits on reimbursements, rules on cash advances to employees. अब आइए इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट. ट्रेंड क्या चल रहा है पढ़ें. Trends in economic and financial environment can affect management of cash values. पढ़िए. The economic environment refers to the economic conditions, and in particular, the rate of growth or decline in a national economy or a global economy. Economies can go through periods of high growth, lower growth, and sometimes negative growth. Recession. नेगेटिव ग्रोथ Major को हम क्या कहते हैं? factors. रिसेशन. Recession. नेक्स्ट. 2008. Major factors in financial environment are the level of interest rates, the relative ease and difficulty in borrowing or raising capital. Next, when the growth rate in the economy Slowing down or when the economy is entering a period of recession, profitability will fall for many businesses and some may start to incur losses. When economic conditions are unfavorable, interest rates will often fall and be relatively low. अब ये ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है कि जब भी रिसेशन होता है या इकोनॉमिक कंडीशंस अनफेवरेबल होते हैं तो इंटरेस्ट रेट का क्या हाल होता है? इट विल फॉल.
Try to preserve their cash, build up cash balances in the expectation that the money will soon be needed, be reluctant to borrow. आई थिंक अकाउंटिंग की जॉब जो है वो सेशन में फिर भी सिर्फ होती है। ठीक हो गया। अच्छा जरा ये देखें नंबर 2। Which of the following are functions carried out by Treasury Department? Negotiating arrangement with bankers, dealing in foreign exchange, preparing the corporate budget and business plan, involvement in business acquisition and sale. क्या आंसर बता रहे हैं आप? ABCD? Dealing in foreign exchange. I think so. All of the above. D. It is C. नहीं. Oh, मतलब 1, ट्रेजरी 2 वाले and 4. बजटिंग नहीं करते? 1, 2 and 4 functions carried out by Treasury Department. कॉर्पोरेट बजट और बिजनेस प्लान ट्रेजरी का काम नहीं है। बाकी सब अरेंजमेंट्स विद बैंकर्स, फॉरेन एक्सचेंज, इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस एक्विजिशंस, क्योंकि बिजनेस खरीदना है तो कितने का खरीदना है, फाइनेंस इन्वॉल्व है, सेल्स है, तो उसमें वो लोग हैं, बट प्रिपेयरिंग कॉर्पोरेट बजट एंड बिजनेस प्लान में नहीं है। अच्छा ये कॉर्पोरेट बजट की बात हो रही है, हाँ, फाइनेंस बजट की बात नहीं हो रही। फाइनेंस बजट में तो ऑब्वियसली वो होंगे। ठीक है। या मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा अब आइए, 2 चैप्टर्स हमारे हो गए हैं। अब अगली क्लास में हम फोरकास्टिंग कैश फ्लोज। अब आप देखिएगा कि फोरकास्टिंग कैश फ्लोज में और जो हमने फोरकास्टिंग वाला चैप्टर किया था उसमें सिमिलैरिटीज कुछ ना कुछ आएंगी। टाइम सीरीज, फाइंडिंग द ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम कर चुके हैं F2 में, यूजिंग टाइम सीरीज एनालिसिस एंड कैश बजटिंग। तो बाकी सब जो है वो हम कर रहे होंगे और ये 3 टॉपिक्स को हम क्विकली रिव्यू बस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स। सरप्लस फंड्स अगर इदारे के पास है, ज्यादा पैसा है, तो वो कहाँ इन्वेस्ट करे। एंड देन रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम अ बैंक। बैंक से फाइनेंस रेज करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरह रेज हो सकता है, किस तरह नहीं हो सकता, ये बहुत बेसिक है और इसमें काफी सारी चीजें आपको पहले से मालूम भी होंगी। ठीक है, तो हमारे सिर्फ 3 चैप्टर्स और रहते हैं और CVP एक रहता है और शॉर्ट टर्म डिसीजंस। ठीक है, तो ये अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अब नेक्स्ट हम कब मिलें। कल तो हमारा ATTC है। टीटीसी क्या है? ACCA टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन। कल फ्राइडे है, 2 से 5 ATTC है, तो क्या हम कल 11 से 12 बजे तक बैठ सकते हैं MA2 के लिए? क्योंकि मैं, मेरे पास यही वीक में टाइम है ना, उसके बाद फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट आ जाएगा, तो हमें सिर्फ 2 क्लासेस और चाहिए, हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो एक कल 11 से सही है। 12 बैठ जाते हैं, देख लेते हैं जितने एक चैप्टर होते हैं एक कर लेते हैं, 2 होते हैं 2 कर लेते हैं और आई फिर। थिंक ऑनलाइन करते हैं क्योंकि हाँ हाँ, ये ऑनलाइन 1 आवर है। ऑनलाइन 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 MA2 के लिए ऑनलाइन इज द बेस्ट। ठीक है। ओके, हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच तैयब। अपना ख्याल रखें एंड मैं प्रैक्टिस करते रहें। MA2 की रिविजन किट स्टार्ट कर दें आप, जितने चैप्टर्स हो चुके हैं उसको जरा रिव्यू कर लें, क्वेश्चंस कर लें, कहीं कुछ क्वेरी आ रही हो, कहीं फंस रहे हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, यस मैम। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, खुदा हाफिज़ मैम।